बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिकन जो है वो अपने E3 सेंट्री एबैक्स जहाज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं एक नए जहाज से। अमेरिकन जो नया एबैक्स जहाज परचेज करने जा रहे हैं वो है बेसिकली E7 वेजटेल, जो इस वक्त रॉयल एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, तुर्की इस्तेमाल करता है, साउथ कोरिया इस्तेमाल करता है और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी इसको इस्तेमाल करती है। अमेरिका अपने E3 सेंट्री जहाज़ों को क्यों रिप्लेस कर रहा है? वेल, उसकी दो रीजन है। सबसे बड़ी रीजन तो उसका जो प्लेटफॉर्म है, जिस बोइंग के जहाज के ऊपर E3 सेंट्री एबैक्स जहाज को बेस किया गया है, वो बोइंग का जहाज बहुत ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है और बोइंग अब उस तरह के मजीद जहाज नहीं बनाता। इस तरह का जहाज दुनिया की किसी भी एयरलाइन के अंदर ऑपरेशनल नहीं है। इस वजह से इस जहाज के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको गैदर करना इंतहाई मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये कि E3 सेंट्री अपने अंदर एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। अमेरिका के अंदर बना हुआ E7 वेजटेल जहाज जो अब दूसरी एयरफोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, वो अमेरिकन एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल कर रही। और E7 वेजटेल जिस बोइंग के जहाज के ऊपर बेस किया गया है, वो जहाज भी दुनिया की बहुत ज्यादा एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। इस वजह से उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनको इकट्ठा करना, उनको खरीदना बाजार से, वो आसान है और निस्बतन सस्ता है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि अमेरिका का अब एक ऐसा एडवर्सरी जो है वो खड़ा हो गया, जो इस मामले के अंदर यानी कि एयर सर्वेलेंस के अंदर, एयर कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स के अंदर अमेरिका को बहुत ज्यादा जो है वो चैलेंज कर रहा है, और वो है चाइना। देखें, आज से पहले दुनिया के अंदर अमेरिका का सिर्फ एक एडवर्सरी था और वो था रशिया। रशिया के पास जो एबैक्स जहाज था वो था बेसिकली A50, लेकिन वो इतना ज्यादा पुराना हो चुका है और रशिया ने इस मामले में अपना बहुत जो है वो कम कैपिटल खर्च किया। दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो चाइना ने जितनी तेजी से कुछ सालों के अंदर अपनी एयरफोर्स डेवलप की है, उसने उसी तरह से अपने इस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर भी पैसा लगाया और इसको भी उसने बड़ी तेजी से जो है वो डेवलप किया। एक वक्त था कि 1991 के अंदर जब अमेरिकन ने इराक के ऊपर हमला किया था और उन्होंने एक टोटल एयर डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट दिया था और एयर वॉरफेयर को अमेरिकन ने बिल्कुल बदल के रख दिया था। उस पूरे कॉन्सेप्ट का जो क्राउन जूल था ना, वो ना F-16 था, ना कोई टॉर्नेडो जहाज था, ना उस वक्त अमेरिका का F-117 जहाज जो था वो उसका क्राउन जूल था। वो था बेसिकली E7 सेंट्री एबैक्स जहाज, जो इन तमाम एयर एसेट्स को कंट्रोल करता था, जिसके अंदर F-16 थे, F-15 थे, F-117 जहाज थे और सारी की सारी जो अमेरिकन एयर पावर थी ना, वो इस E3 सेंट्री एबैक्स जहाज से कंट्रोल होती थी। दुनिया ने जब ये इराक की जंग देखी तो उन्होंने अपने एयर वॉरफेयर के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको रीराइट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उन्हीं बेसिस के ऊपर जिन बेसिस पे अमेरिकन ने अपनी ये इराक जंग लड़ी थी। और चाइना ने भी यही देखा कि एयर वॉरफेयर के अंदर एबैक्स जहाजों का, जो कि उस वक्त सिर्फ सर्वेलेंस का काम नहीं करते थे, बल्कि उनका जो सबसे मेन काम बन चुका हुआ था वो था कमांड एंड कंट्रोल का, कि जब आपने एयर वॉरफेयर लड़नी है ना, तो ये जो आपके एयर कमांडर्स है ना, ये इन एबैक्स जहाजों के अंदर बैठ के एयर बैटल को कंट्रोल करते थे। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था और चाइनीज भी इसको देख रहे थे। उस वक्त चाइना ने ये डिसाइड किया कि हम भी इस एबैक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो चाइना ने अपने एबैक्स के प्लेटफॉर्म तैयार किए थे ना, वो थे KJ-200 और KJ-2000। KJ-200 और KJ-2000 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि उनके ऊपर जो रेडार्स लगे हुए थे उनकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि आप कह लें कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आते थे। और चाइना का जो उन जहाजों के साथ एक्सपीरियंस था वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। KJ-2000 अगर अच्छा रेडार लेके उड़ रहा था, उसका जो प्लेटफॉर्म था वो बेसिकली रशियन था, तो हर तरह से चाइना को जो है वो प्रॉब्लम ही नजर आ रही थी। फिर चाइना ने अपनी इन कमियों को ओवरकम किया, रीथिंकिंग की, सारे प्लान जो है उन्होंने नए तरीके से बनाए और KJ-500 को जो है उन्होंने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा। KJ-500 जो एबैक्स था ये बेसिकली AESA रेडार्स के साथ आता था और मॉडर्न इरा के डाटा लिंक्स के मुताबिक जो है वो इसके अंदर टेक्नोलॉजीज रखी गई थी। एक वक्त के अंदर ये 100 टारगेट्स को जो है वो ट्रैक कर सकता था साइमल्टेनियसली। इसके रेडोम के अंदर 3 सेपरेट सेंसर्स यानी कि 3 सेपरेट रेडार जो है वो फिक्स किए गए थे, जो एक खास एंगल के ऊपर रहते हुए एयर स्पेस को स्कैन करते थे। फिर चाइना ने इस जहाज के अंदर सैटकॉम एंटेनास भी रखे हुए थे, ताकि चाइना के जो ग्राउंड बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो इस KJ-500 जहाज के साथ सैटेलाइट के जरिए से कम्युनिकेट कर सकें, राब्ते में रह सकें। 3 AESA रेडार्स के अलावा इसके अंदर 2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली इंटेलिजेंस अरेज जो है वो भी रखी गई थी। चाइना के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो इसके प्लेटफॉर्म को चूज करना था। चाइना ने इसके प्लेटफॉर्म के लिए एक Y9 जहाज को चूज किया, जिसके अंदर 4 टर्बोप्रॉप इंजन जो है वो लगे हुए थे। चाइनीज इसको ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन चाइना ने इस Y9 जहाज के ऊपर अपना KJ-500 प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और इसको वो लेके आगे चले। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या थी? एक तो ये कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो IL-76 एयरफ्रेम से बहुत कम थी। IL-76 एयरफ्रेम जो था चाइनीज KJ-2000 एबैक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। रशियन बेस एयरफ्रेम था, चाइना का अपना बनाया हुआ नहीं था। उसके अलावा
वजह सबसे बड़ी रीजन ये थी कि Y9 जहाज जो था वो चाइना अपने मुल्क के अंदर तैयार करता था, उसको लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। IL-76 की सूरत में चाइनीज जो थे वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होने थे। इस वजह से चाइनीज ने अपना Y9 जहाज जो है उसको चूज किया, उसके ऊपर इस KJ-500 AWACS जहाज को बिल्ड किया। उसके डेफिनेटली उन्होंने ये जो टर्बोप्रॉप इंजन थे उनको बेहतर बनाया। 6 ब्लेड वाले प्रोपेलर जो है वो उन्होंने इस इंजन के अंदर लगाए, इसके इंजन की ताकत उन्होंने बढ़ाई और इन इंजन को उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट बनाया, जिसकी वजह से ये Y9 जहाज जो है वो ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकते थे। एक नॉर्मल Y9 जहाज तकरीबन 132 एयरबोर्न पर्सनल जो है वो लेके जा सकता है, लेकिन ये जो उन्होंने KJ-500 जहाज बनाया था इसका अपना क्रू तो सिर्फ 4 बंदों के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो अपने जहाज के सेंसर होते हैं वो लगे होते हैं। फिर आपको पता है कि AWACS जहाज के अपने अलग से सेंसर होते हैं। ये जो AWACS जहाज होते हैं इनके क्रू के कमांड कंसोल्स होते हैं, जिनके ऊपर बैठ के ये कमांडर्स एयर वॉरफेयर लड़ते हैं। उसके अलावा इस जहाज के अंदर अपने एंटीना अरेज जो है वो लगे होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से उन्होंने लगाए हुए थे। तो चाइनीज का ये जो तजर्बा था ना Y9 एयर फ्रेम को इस्तेमाल करने का, ये हिट कर गया। उनके अपने एनवायरनमेंट के अंदर Y9 एयर फ्रेम जो है उसने KJ-500 को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना दिया। और आज इस बात की गवाही हमें इस तरह से मिलती है कि चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी जो कि दोनों इस जहाज को इस्तेमाल करती हैं, वो इससे इंतहाई ज्यादा सेटिस्फाइड है और इसको ज्यादा नंबर्स के अंदर तैयार कर रही हैं। 2018 तक चाइना के पास सिर्फ 17 के करीब ये KJ-500 जहाज थे, लेकिन आज स्टोरी जो है वो बिल्कुल बदल गई हुई है। 2022 तक के फिगर्स को देखा जाए तो तकरीबन चाइना के पास इस तरह के 28 जहाज थे, जबकि अगर KJ-2000 को देखा जाए तो चाइना ने वो सिर्फ 4 के नंबर में तैयार किए। KJ-200 जो जहाज थे वो चाइना ने सिर्फ 12 के नंबर में तैयार किए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KJ-500 का जो प्रोजेक्ट था वो चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स के लिए एक सक्सेस स्टोरी था और चाइना ने उसको 2022 तक तकरीबन 28 के नंबर्स में तैयार किया। मेरा ख्याल है चाइना के लिए ये भी एक कम नंबर है, लेकिन फिर भी अभी सुनने में यही आ रहा है कि चाइना इसकी प्रोडक्शन जो है वो मजीद तेज कर रहा है और आने वाले दिनों में हम इस जहाज के मजीद जो है वो वेरिएंट्स और इसके नंबर जो है वो देखेंगे। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो KJ-500 जहाज है ये अमेरिका के बाहर दुनिया में सबसे ज्यादा तैयार होने वाला AWACS है। फिर 2022 का जो ज़ूहाई एयर शो हुआ था उसके अंदर हमने इस KJ-500 का नया वेरिएंट देखा, जिसको इस वक्त एनालिस्ट KJ-500A का नाम दे रहे हैं। इसके अंदर चाइना ने इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स इंस्टॉल किए, इसके अंदर एक एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जो है उसको इंस्टॉल किया ताकि इसकी रेंज को मजीद बढ़ाया जा सके। KJ-500 जहाज को मार्च 2022 के अंदर सबसे ज्यादा शोहरत मिली। ये शोहरत इस जहाज को उस वक्त मिली जब चाइना के J-20 और अमेरिका के F-35 जहाज आमने सामने हुए। हमें पता है कि मार्च 2022 के अंदर J-20 और F-35 जहाजों का आमना सामना हुआ था, कोई क्लैश नहीं हुआ था, लेकिन चाइनीज J-20 जहाज ने F-35 जहाज को शेडो किया था, उसका पीछा किया था। आप कह लें कि चाइना के J-20 जहाज ने अमेरिका के F-35 जहाजों के ऊपर नजर रखी हुई थी। उस वक्त एक अमेरिकन जनरल जो ये सारी चीजें देख रहे थे, जिनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, उनका कहना यह था कि वो J-20 जहाज का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है या जिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से J-20 जहाज एसोसिएट हुआ हुआ इस वक्त, वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो उस वक्त J-20 जहाजों को कौन स्टीयर कर रहा था, कौन उनको चला रहा था, वो यही KJ-500 जहाज चला रहा था। और इसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये KJ-500 जहाज आने वाले दिनों के अंदर चाइनीज एयर बैटल के हवाले से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। और चाइना के पास इस वक्त जो लॉन्ग रेंज वाले एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनको डेफिनेटली चाइना ने अभी तक जो है वो दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो उनको प्रॉपरली दुनिया के सामने रिवील नहीं कर रहे, लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो आज से तकरीबन 6, 7, 8 साल पहले हमने इंटरनेट के ऊपर देखी थी। उन मिसाइलों को स्टीयर करने के लिए, उन मिसाइलों को चलाने के लिए ये KJ-500 जहाज जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आप इस हवाले से देखें तो इस वक्त अमेरिकन E-3 जहाजों का जो मुकाबला है वो चाइना के इन KJ-500 जहाजों के साथ है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि फिल वक्त इनके अंदर अमेरिकन AWACS जहाजों से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है, ज्यादा न्यूअर टेक्नोलॉजी है, और ये चीज अमेरिकन को जो है वो अब तंग कर रही है। और अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए ये KJ-500 जहाज जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। चाइना के जहाजों के अंदर हम सबसे ज्यादा तो बात करते हैं J-20 की, J-10 की बात होती है। उसके अलावा चाइना का जो एक नया बॉम्बर इस वक्त बनने जा रहा है H-20, उसके बारे में बात होती है। लेकिन इस KJ-500 जहाज के ऊपर बहुत कम बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जंग की सूरत में ये KJ-500 जहाज जो है ये चाइना का स्पीयर हेड होगा, ये चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट जहाज होगा और ये चाइना के एडवर्सरीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।